नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी का बहुत बहुत स्वागत और उसी के साथ दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएंगे तो किसी भी अपलोड की पहली सूचना आप तक मिलेगी। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आप बाबा रामदास की बिहार यात्रा को लगातार फॉलो कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर स्लो जिंदगी पर उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। बाबा जी इस समय बिहार के दौरे पे हैं। बिहार की पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट बाबा जी के पास है, हम उस पर भी थोड़ा सा आएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं बाबा जी का पंजाब से और पंजाब के मुद्दों से बहुत गहरा नाता है। पंजाब इस समय बाढ़ से डूबा हुआ है। जी हाँ, उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, डूबता पंजाब की स्थिति है इस समय। 5 जिले, 5 जिलों के लगभग हजारों हजार एकड़ खेत, फसलें वो डूबी हैं, रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं और यहां तक की अब स्थिति यह है कि शहरों तक में पानी आने की संभावना हो रही है। यही पंजाब और पंजाब की सरकार, आप सबको याद होगा, राजस्थान ने पानी मांगा नहीं दिया, हरियाणा ने पानी मांगा नहीं दिया। और जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं उसमें अभी भी नहरें सूखी हुई हैं या नहरों में पानी नहीं है। यानी साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि वाटर मैनेजमेंट पंजाब के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात भी उतनी ही सही है कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अब 3 नदियां, वो 3 नदियां पंजाब की, जो कि पाकिस्तान जाने से पहले वो स्वाभाविक है कि पंजाब में रहेंगी और उनका पानी भी पंजाब में रहेगा। लेकिन क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा है या इसमें मानवीय कमियां भी हैं? और साथ में एक चीज और, 1 साल से ज्यादा पंजाब के कथित किसानों का मुद्दा लेके बॉर्डर पर डेरा जमाए, लंगर लगाए, शराबों के लंगर, उसी के साथ मसाज, तरह तरह के व्यंजन पकवान, एसी टेंट और तोप बना दिए गए, वो ट्रैक्टर जिनसे कि युद्ध लड़ना था। आखिर वो सब कहां नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? भगवंत मान की सरकार कहां है? अरविंद केजरीवाल कहां है? वो तमाम चढ़ूनी से लेके और राकेश डकैत जैसे वो नेता कहां हैं? आखिर अब डूब रहा है पंजाब के किसान, पंजाब के किसान का खेत, और पंजाब के शहरी कहां हैं बाकी सारे लोग? बाबा जी। देखिए साहब, वो आपने देखा होगा चिड़ियाघरों में या नदियों के किनारे जो घड़ियाल है वो जब धूप सेकते हैं तो एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, घंटों पड़े रहते हैं, और अगर उनका मुंह ऐसे खुला है तो वो खुला ही रहता है। अब मेरे जैसा, आपके जैसा या कोई और आदमी या कोई चिड़िया, कोई पशु ये सोच ले कि यार ये तो खुला है, ये तो हिल ही नहीं रहा है, और उसके मुंह में ही जाके विश्राम करने लगे, तो भैया एक न एक दिन तो वो मुंह बंद होगा। नदी के बारे में कहा जाता है कि नदियां अक्सर अपने रास्ते बदल लेती हैं, परंतु कैसे भी बदल ले, नदी अपने मूल पथ पर वापस लौट कर आती है। और नदी का जो रास्ता है वो नदी का रहेगा। धराली की जो आपदा आई वो क्या थी? पहले नदी जिस रास्ते से बहती थी, किसी कारणवश उसने हल्का सा अपना डाइवर्ट कर लिया, तो एक बहुत बड़ा एक पैच तैयार हो गया। लोगों ने कहा ये तो मुफ्त की जमीन मिल गई है, इसी पे होटल और घर बना लो, गांव बसा लिया गया। फिर एक दिन नदी अपने मूल रास्ते पे लौट आई। सर, यही हो रहा है इन नदियों के किनारे, फिर वो ब्यास हो, चाहे वो रावी हो, चाहे वो झेलम हो, चाहे चिनाब हो। भाई अतिवृष्टि हो रही है पूरे हिमाचल में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे कश्मीर में। अतिवृष्टि मतलब अनावृष्टि, मतलब मैं तो, आपको मालूम है, मनाली में ही रहता हूं सर। कोई ऐसा दिन नहीं गया है पिछले पूरी बरसात के सीजन में जहां 2-4 जगह बादल ना फटे हो। पहले कभी साल 2 साल में एक बार बादल फटने की एक आध घटना हुआ करती थी। इस बार राइट फ्रॉम कश्मीर टू हिमाचल,
कठुआ में फटा, किश्तवाड़ में फटा, जम्मू में फटा और ऊपर तक फटा। उसके बाद मंडी जिले में और कुल्लू में और मनाली में तो रोज फट रहा है, प्रतिदिन नालों में बाढ़ आ रही है। और जो अनियंत्रित विकास हुआ है तो साहब नदी के मुंह में घर बनाओगे तो नदी तो कभी न कभी 2-4-10 साल। पंजाब की क्या स्थिति है भाई, सतलुज और ब्यास का पूरा पानी ही ना भाखड़ा में आता है, और आप ये कहते कि एक बूंद पानी किसी के को नहीं देंगे। भाखड़ा का पूरा पानी हमारा है। पता नहीं कौन सा वो एक रिपेरियन लॉ है कि नदी जिस रास्ते से बह रही है सारा पानी उसी इलाके का है। तो भैया जब सारा पानी तुम्हारा है तो जब बाढ़ आएगी तो वो पानी भी तो तुम्हारे ही घर आएगा। इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? और मुझे एक बात बताइए, जो लोग पारंपरिक रूप से नदियों के किनारे रहने वाले हैं वो कब से बाढ़ से डरने लगे भैया? पहले तो मुझे ये बताइए। जो चेरा पूंजी वाले बारिश से डरेंगे, आप बताइए। लेह लद्दाख में कभी साल में एक बार बारिश होती है, समझ में आता है। चेरा पूंजी वाले को हो बाबा मरी गए बाबा, बहुत बहुत बारिश हो रहा है। तो जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं वो कब से बाढ़ से? पहली बार बाढ़ आई है? हर 2-4-10 साल 20 साल में आती है। उनके बाप दादाओं ने वो किस्से कहानियां नहीं सुनाए, नहीं बताया था कि बेटा फलनवा साल में जब बाढ़ आई थी तो इतना पानी हो गया था। हाँ, पिछले 20 साल से चूंकि नहीं आई थी तो आप भूल गए। उसी नदी के डूब क्षेत्र में आपको मकान बनाना है। और भैया ये कौन सी बात है, बाढ़ आती है तो जमीन का कुछ हिस्सा हर बार काट के ले जाती है। जब नदियां उफान पे होती हैं तो अक्सर अपना रास्ता बदल देती हैं। अभी मैं बिहार की यात्रा पे हूं सर। जब बाढ़ और बख्तियारपुर से जब आगे बढ़ते हैं वो मोकामा से पहले, और बाप रे बाप, मैंने जीवन में पहली बार इतना पानी देखा। जहां तक निगाह समुद्र था भाई, पानी था ही नहीं। और मस्त थे बिहारी, कोई चिंता फिक्र नहीं है। बोल रहे थे इस बार तो बाढ़ ही पे नहीं किया है। आप मस्ती की बात कर रहे हैं बाबा जी। आप सोचिए एक पूरे जिले का नाम ही बाढ़ है। बाढ़ उस जगह का नाम ही बाढ़ है। तो पीपल हैव लर्न्ड टू सर्वाइव, को एग्जिस्ट विद नेचर। नेचर को खराब किए बिना वहां के लोगों को पता है एक ही फसल होनी है, मसूर उगाते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब, आप बिहार का जिक्र आपने किया, यहाँ पंजाब की स्थिति थोड़ी अलग है और वो मैं आपको बता रहा हूं। और साथ में लैंड पूलिंग क्या है इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी बताइएगा। उसका कहीं समर्थन भी हो रहा है, कहीं विरोध भी हो रहा है। आखिर ये लैंड पूलिंग क्या है? लेकिन पंजाब की स्थिति क्यों अलग है मैं आपको बताऊं। आप बिहार में घूम रहे हैं, बाढ़ के इलाकों में भी आपने घूमा है। बांध बने हुए हैं गांव के लिए, रिहायशी इलाकों के लिए, बांध टूटते भी हैं, ये भी सही बात है। लेकिन मेरा दावा है, क्योंकि मैं उन क्षेत्रों से गुजरा हूं, मैं आया हूं, मैं गया हूं, आप बिहार के किसी भी बांध को आप देख लीजिए, उसके दोनों किनारे आपको हरियाली मिलेगी, पेड़ मिलेंगे, एक लंबा क्षेत्र मिलेगा, उसके बाद फिर खेत शुरू होते हैं। पंजाब के जो भी वीडियो आ रहे हैं, घर घर से वीडियो आ रहे हैं, गांव गांव से वीडियो आ रहे हैं साहब, वो जो बांध जिसको टूटने की बात की जा रही है, किसान वीडियो बना के भेज रहे हैं, वो बांध के नाम पे कलंक है साहब। किनारे घास नहीं है, आपने जोते 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 खेत लाके बांध को आपने पगडंडी बना दिया है। ये ठीक बात है कि नदियां हैं तो बाढ़ आएंगी, लेकिन जो पंजाब कहता है कि हम पूरे विश्व का, पूरे मंगल ग्रह का और दुनिया के जितना भी ब्रह्मांड है सबका पेट भरते हैं और हम तो किसान हैं, हमारे अलावा और कोई किसान नहीं है, ये मन इसलिए तपा हुआ है बाबा जी देशवासियों का, क्योंकि
13 महीने जो ड्रामा किया गया है किसानी के नाम पर, वो पूरे देश ने देखा है। आज स्थिति क्या है? आपने न तो अपने खेत और अपने जमीन की चिंता की, आपने जमीन की उर्वरक शक्ति खाली चूसने के लिए आपने उसमें इतने केमिकल डाले कि आपने उसको बर्बाद किया। उसके अलावा आपकी हवस पूरी नहीं हुई, आपने बांध के नाम पर एक पतली लकीर छोड़ रखी है। उसके अलावा उसके किनारे घास तक नहीं है। और फिर आप कहते हो हम हरित क्रांति के जनक हैं, हम हरित क्रांति के नायक हैं। एक समाज के रूप में पंजाब की बाढ़ इस मामले में अलग हो जाती है। मैं अभी आता ही नहीं हूं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं सहायता कर रही है, ये सब छोड़ दीजिए। ये अलग बात है कि एनडीआरएफ की टीम लगी है, सीडीआरएफ की टीम लगी है, सेना लगी हुई है, सब कुछ रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन साहब एक सोसाइटी के रूप में ये क्या कर्म है? भाई आप ही ने कहा कि नदियों के किनारे रहने वाला, और हमारा पंजाब तो 5 नदियों वाला प्रदेश है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में चली गई नदियां, कुछ यहां है, लेकिन ये सहचर्य, ऐसा सहचर्य, और फिर आप चिल्लाते हैं ओपरा बह गए, ओपरा बह गया। अवनीश भाई क्या हो गया? हाँ, आ गया। अवनीश भाई, अटल जी के जमाने में देश की सभी नदियों को जोड़ने की एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजना बनी थी। सब जानते हैं कि कुछ राज्यों में पानी की भारी किल्लत है, पंजाब में भी पानी की भारी किल्लत है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब पंजाब में इफरात पानी होता है, इफरात, और वह फिर जो है डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान में बह जाता है या पंजाब में बाढ़ ला देता है। यदि नहरों का जाल बना होता और सभी नदियों को, कम से कम नॉर्थ इंडिया की सभी नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम था, अगर वो चला होता, तो आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात तक ये पानी जो आज ये पंजाब के खेतों को डुबो रहा है, ये पंजाब से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ आगे तक गया होता। और आपने ध्यान दिया होगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ना बहुत बड़े बड़े जलाशय हैं। एक मुझे याद है सागर जिले में एक बीला डैम या ऐसे ही कुछ है, वो एक नेचुरल अर्थ फॉर्मेशन थी, उसमें छोटे छोटे बंद बना के कटोरा नुमा तैयार हो गया। वो जो कटोरा है वो करीब होगा 150 वर्ग किलोमीटर। उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे बंद बना दिए कि जिससे पानी थोड़ा रुक जाए और थोड़ी सी उसकी गहराई है। वो अकेला एक शायद बीला बांध कहते हैं, वो अकेला बीला बांध अगल बगल की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। पर वो बीला बांध 20 साल में कभी कभी एक बार भरता है, खाली रहता है, इतना नेचुरल। ये पानी वहां डाइवर्ट कर दिया जाता तो आज बीला जैसे 1000 बांध। चेक डैम क्रांति की मोदी जी ने। यस, मैं उसी का जिक्र करने के लिए आपको उंगली दिखा रहा था। आप देख के आए थे ना? जी हाँ, 10 से 12 दिन दर्शकों हम गुजरात की यात्रा पे थे, गुजरात के पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जी। और हमने गांव गांव में पतले नाले में चेक डैम, मुश्किल से 4 फीट ऊंचा, कोई 6 फीट ऊंचा, कोई 3 फीट ऊंचा, लेकिन एक प्रॉपर जलाशय तैयार, एक पोखरा तैयार। जी बिल्कुल, 1 किलोमीटर लंबी एक झील तैयार हो गई सर, 10 फीट गहरी। कितने हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करते, और वाटर रिचार्ज कितना करती है वो? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तब तो पंजाबियों ने कहा नहीं, एक बूंद नहीं देंगे, हम नहीं बनाएंगे नहर। तब झेलो, भुगतो। तब आप इतने सेल्फिश हो गए थे, तब आपको राष्ट्र की चिंता नहीं थी। वो राष्ट्र की कितनी बड़ी एक परियोजना थी, और अगर वो सिर चढ़ गई होती, अगर वो कहीं लगी होती सिरे, तो आज देश की क्या। आपको मालूम है, अगर आप राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों को एरिगेट कर दें, 3 जिले, तो पंजाब के बराबर गेहूं का उत्पादन करके दिखा देगा। वो सिर्फ 3 जिले राजस्थान के, जो कि आज पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आपको पानी देना ही नहीं है, आपको तो भारत पाकिस्तान की तरह व्यवहार करना है। साढ़े कोल एक बूंद भी नहीं है।
बिल्कुल। असी तो अच्छा, पाकिस्तान नु देवांगे पानी। अरे सुनिए बाबा जी, कल मैं एक पाकिस्तान के चैनल पर था, वहां मेरी बातचीत हो रही थी। वहां के एक मंत्री ने आरोप क्या लगाया है कि ये हमारे खिलाफ जो है वो युद्ध की तरह पानी को वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है भारत, और ये जानबूझ के हमारे यहाँ बाढ़ ला रहा है। खैर, उनका तो कहना ही क्या। ये लैंड पूलिंग क्या है सर? इसके बारे में जरा बताइए, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। हर वीडियो में मैं जितने भी कंटेंट आ रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, लैंड पूलिंग, कोई विरोध कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि करोड़पति बन जाएंगे। ये लैंड पूलिंग है क्या? ये क्या कुछ सर चकबंदी टाइप है क्या? नहीं नहीं, पुराने जमाने में जो मूर्ख किस्म के लोग थे वो जमीन पर प्रोजेक्ट बनाते थे। मान लीजिए आपको एम्स बनाना है, तो मूर्ख लोग जमीन पे बनाते थे। पंजाब ने एक तरह नई टेक्नोलॉजी विकसित की, आपको पता है कि नहीं? आगे से दुकान, मॉल, घर, रोड, एयरपोर्ट, अस्पताल और है आपका रेलवे लाइन, ये जमीन पे नहीं बनेगा। जमीन पे धान की खेती होगी, जमीन से करीब 10-20 फुट ऊपर हवा में सब प्रोजेक्ट बनेगा। पंजाब के किसान ने बोल दिया है 1 इंच भूमि नहीं देंगे, क्योंकि धरती ते साडी मां है। 1 इंच भूमि नहीं देंगे, किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं देंगे। सारे भारतमाला प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, सारे 2 लेन को 4 लेन बनाने वाले प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, सारे के सारे एक्सप्रेसवे लेट हैं। कहीं भूमि नाम की कोई एक भी इंडस्ट्री पंजाब में आने को इसलिए तैयार नहीं क्योंकि जमीन ही नहीं देंगे। तो पंजाब ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई एक बात बताइए, आपकी गांव में जमीन है तो वह जमीन तो खेती की है। हर जमीन को तो रास्ता होता नहीं है, तो बिना रास्ते की जमीन मान लीजिए, जिसको कोई रास्ता नहीं लग रहा, जहां आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं, वो 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन है। अब मान लीजिए आपकी 4 एकड़ जमीन है, तो 1 करोड़ रुपए की हुई, 25 लाख का आज मार्केट में रेट है। तो सरकार ये कहती है कि ये इस गांव की 2000 एकड़ जमीन हम एक्वायर कर लेते हैं और इसको डेवलप कर देते हैं। तो जब वहां 60-60 फुट की रोड निकल जाएगी तो निश्चित रूप से, और जब वहां इंडस्ट्री के और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, इंडस्ट्री को भी तो जमीन चाहिए ना, जमीन पे तो लगे। तो उन्होंने कहा कि फिर वो एरिया डेवलप हो जाएगा। तो जो आज आपकी 25 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, वो निश्चित रूप से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन हो जाएगी। तो आपकी कुछ जमीन तो उसमें चली ही जाएगी उस डेवलपमेंट में, परंतु आपकी जमीन की वैल्यू जो आज 25 लाख है वो 5 करोड़ भी तो हो जाएगी। आपका 4 एकड़ की जगह हो सकता है 2 एकड़ रह जाए, और जो जाएगा उसका भी तो मुआवजा देगी ना सरकार, सर्कुलेट पे। हाँ वो उसमें अलग अलग। और यह अच्छा। प्रोजेक्ट राजस्थान के बहुत, सॉरी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में लैंड पूलिंग बोलते हैं इसको। नोएडा अच्छा। में, हरियाणा में कई जगह बहुत सफल रही है कि भैया 1000 एकड़ गांव की ले ली, उसको डेवलप कर दिया, एक किसी बिल्डर को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। अब आपकी मान लीजिए उसमें 4 एकड़ जमीन गई है, अब आपके पास मात्र 2 एकड़ बची या मात्र 1 एकड़ बची, परंतु उसकी वैल्यू है 50 करोड़। वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसका इसका विरोध हो रहा है। अब इसका असी तो धरती ते साडी मां है, असी मैं ता 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। भगवंत अच्छा। मान ने हाथ फट गए, ठीक है जी रखो, अच्छा, ठीक रखो, नहीं ठीक बाबा चाहिए जी, कोई। ठीक, एक शंका का और जरा निवारण करिए। आपने अभी भगवंत मान का नाम लिया है, इसका मतलब ये केवल स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या हर जगह हाँ, स्टेट केवल गवर्नमेंट राज्य सरकारों का इनिशिएटिव होता है? अच्छा, दूसरी स्टेट चीज, आपने ये कहा कि वो डेवलप कर देंगे, बिल्डर को दे देंगे, कमर्शियल बन जाएगा। क्या सिर्फ कमर्शियलाइज करने के लिए, बिल्डर्स के लिए, डेवलप करने के लिए है, या आपने ये भी कहा कि हाईवेज रुके हुए हैं, एक्सप्रेसवेज रुके हुए हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट रुके हैं, यानी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये लैंड पूलिंग चलती है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। चलती है। अलग सर देखिए, जमीन एक्वायर करने के अलग अलग मॉडल्स हैं, राज्य मॉडल्स। सरकारें नए नए तरीके। आपको मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, पहले उत्तर प्रदेश का एक विभाग होता था, मायावती जी के जमाने में बना था, उसका नाम था यूपीडा, यूपीईडीए।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी। उसके बाद जब योगी जी आए, शायद ये योगी जी से पहले ही, उसके अंदर आई जोड़ा गया। नाउ इट इज UPEIDA, एक्सप्रेसवेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह महसूस किया कि इन एक्सप्रेसवेज के किनारे इंडस्ट्रियल जोन, औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित करने होंगे। आखिर इतने बड़े एक्सप्रेसवे बनाने का क्या मतलब है? तो उन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे 1000 2,000 एकड़ की जमीनों को एक्वायर करके, हरदोई के पास है, लखनऊ के पास है, पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूरे बुंदेलखंड देखिए, डिफेंस कॉरिडोर वहीं तो बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर वहीं बन रहा है। तो सर, मैंने अभी पीछे हरियाणा में भी ये 5 जिलों में यही सेम लैंड पूलिंग लाई थी। तो हरियाणा के भी ये डकैत और चढ़ूनी जैसे नेताओं ने बोले हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। पंजाब वालों ने भी बोल दिया हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। हरियाणा वालों ने भी बोल दिया हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो योगी जी ने क्या किया? अरे आइए हुजूर, हमारे यहाँ लाल कारपेट बिछा है, मत दीजिए आप लोग जमीन, हम देंगे। तो दुनिया, हिंदुस्तान का सारा इंडस्ट्रियलिस्ट, सारा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश आप तो जा नहीं रहे। तो भैया जब हरियाणा और पंजाब जमीन नहीं देगा तो हवा में तो प्रोजेक्ट लगेगा नहीं, तो यूपी तो देगा भैया। अरे जब सिंगुर को तुमने उजाड़ दिया ममता दीदी, तो आज सिंगुर की वो जो जमीन, क्या हाल है सर? कौवे उड़ते हैं उस जमीन पे। बिल्कुल। और गुजरात में देखिए आप साहब, फोटो शेयर हो गुजरात में देखिए, साणंद हम देख के आए थे, मैं और आप, याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल साहब। अगर आप ममता बनर्जी जैसी शतुर्मुर्गी नीतियां बनाएंगे तो फिर गुजरात जैसा स्टेट तो फायदा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये हाल होगा। और दर्शकों, सवाल ये नहीं है कि आपने किसानों के नाम पर, किसानी आंदोलन के नाम पर ये जो तमाशा किया, इसके लिए आपको कोसा जा रहा हो, नहीं साहब। लेकिन आपने अपनी जमीन की कितनी चिंता की, आपने नदियों के पेट तक अपने खेत पहुंचा दिए, अपने घर पहुंचा दिए, जैसा बाबा जी ने कहा। इसलिए कर्म फल तो भोगना होता है। हमें उम्मीद है कि वो तमाम किसान नेता जो नारे लगाते थे, वो तमाम जत्थेबंदियां जो नारा लगाती थी, जो मर जा मोदी मोदी के नारे लगाती थी, आज कम से कम जाके पंजाब के पॉलिटिकल नेतृत्व से, पॉलिटिकल पार्टी से, जो वहां सत्ताधीश है, उनसे सवाल पूछेगी। लेकिन नहीं साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको आंदोलन विदेशी फंडिंग पर खड़ा करना है, मंडी माफियाओं की दलाली के पैसे से आपको आंदोलन खड़ा करना है, तो आपको मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है, इस देश के सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है। आज पंजाब डूब रहा है, सबको कष्ट है, लेकिन उड़ते पंजाब से डूबते पंजाब तक की ये यात्रा साहब, अरविंद केजरीवाल आप चहक चहक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्रंप और टैरिफ पर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका पंजाब, जहां आप शासन कर रहे हैं, जिसने आपको चुना है, वो डूब रहा है साहब। जरा आप भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने का काम करिए। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चलते चलते फिर एक बार वही निवेदन, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसकी सूचना आपको मिलती रहे। बाबा जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ ये चर्चा अब यहीं समाप्त। नमस्कार, प्रणाम।